नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम के लिए अब ज़्यादा समय आपके लिए शेष बचा नहीं है। 30 दिनों के लगभग आसपास आपके पास अब कुल समय बचा है। आज 26 मई है और 26 जून को आपका पेपर है। इस वजह से अब हम जो जीके के टॉपिक्स लेकर के आएंगे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आएंगे जिनसे एग्जाम में आपके लिए प्रश्न हिट होते हैं। और हम कम से कम एक वीडियो लेक्चर में 100 प्रश्न लेकर के आएंगे। जी हाँ दोस्तों, 100 प्रश्न एक ही वीडियो लेक्चर में। यानी अब हम वीडियो लिमिटेड भी बनाएंगे तो प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में कवर करेंगे और वीडियोस की संख्याएं भी अब हम निरंतर बढ़ाते चले जाएंगे। दोस्तों, अब आपको करना क्या है कि जैसे सपोज कीजिए आज गुप्त वंश से रिलेटेड प्रश्न लेकर के आया हूं। 100 प्रश्न हैं गुप्त वंश से, बड़ा है गुप्त वंश, इससे प्रश्न लगातार आते रहते हैं इतिहास में। तो 100 प्रश्न अगर गुप्त वंश के हैं तो अब जब आपके पास एक महीना बचा है मात्र तैयारी के लिए, तो ऐसा तो है नहीं कि अब आप पढ़ना शुरू करेंगे। अब तो आपको मॉडल टेस्ट पेपर लगाने हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सीरीज सॉल्व करनी है। तो ये प्रश्न आपको आते होंगे तो आपको इनका उत्तर देना है और अपने कॉन्फिडेंस में वृद्धि करनी है। और जो प्रश्न आपको नहीं आते, सपोज 5 प्रश्न आपको पूरे टॉपिक में नहीं आते, 10 नहीं आते, कम तैयारी है तो 15 से संख्या 20 के आसपास हो सकती है। तो जो प्रश्न आपको नहीं आते आप उन्हें नोट कर लीजिए और मान के चलिए कि जो टॉपिक मैं आपको करा दूंगा वो पूरी तरीके से पूरा हो जाएगा। अगर आपको बस उसमें से जो प्रश्न नहीं आते आप उन प्रश्नों को कर लीजिए। तो चलिए आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। पर उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। गुप्त वंश का संस्थापक निम्न में से कौन है? श्रीगुप्त, घटोत्कच, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम? तो दोस्तों, जो गुप्त वंश है उसका संस्थापक या आदि पुरुष जिसे जाना जाता है वो कौन है? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ही वह व्यक्ति है जिसने गुप्त वंश की स्थापना करी है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा श्रीगुप्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? देखिए अभी आपने देखा कि संस्थापक किसे कहा जाता है, तो संस्थापक तो कहा जाता है श्रीगुप्त को। पर यदि आपसे पूछ ले वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। देखिए सबसे पहले श्रीगुप्त राजा बने, श्रीगुप्त के बाद उनका पुत्र घटोत्कच राजा बना और घटोत्कच के बाद उनका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम राजा बना। लेकिन ये जो श्रीगुप्त है और ये घटोत्कच है, ये देखिए सत्ता स्थापित करिए तो उससे पहले किसी की सत्ता तो रही होगी, तो ये उनके सामंत की तरह थे, स्वतंत्र व्यवहार करने लगे पर वास्तविक रूप से स्वतंत्र नहीं हुए, अधीन ही बने रहे किसी सत्ता के प्रति। पर जिसने पहली बार पूर्ण रूप से स्वतंत्र व्यवहार किया, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ, जिसने महाराजा धिराज की उपाधि प्राप्त करी, वह चंद्रगुप्त प्रथम ही था। इससे पहले घटोत्कच या श्रीगुप्त ने महाराजा धिराज की उपाधि प्राप्त नहीं करी थी। तो महाराजा धिराज की उपाधि प्राप्त करी थी चंद्रगुप्त प्रथम ने, सत्ता को सुदृढ़ किया, इसी वजह से इन्हें गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो संस्थापक श्रीगुप्त और वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए अगला प्रश्न है, गुप्त राजाओं का संबंध निम्न में से किस गोत्र से है? गोत्र से आपसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा गुप्त राजाओं का जो गोत्र है वह है धारण गोत्र। क्या गोत्र है? धारण गोत्र। यानी कि ये धारण गोत्र किस जाति का गोत्र है? तो ये ब्राह्मण। इसका तात्पर्य है कि गुप्त वंश कैसे थे? गुप्त वंश ब्राह्मण थे। हालांकि वे ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे, इस पर बहुत विवाद है। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें करते हैं, कुछ ने क्षत्रिय बताते हैं, कुछ ने ब्राह्मण बताते हैं। पर गुप्त वंश की चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री है प्रभावती, जिसने पूना का ताम्रपत्र बनवाया था। यानी प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र लेख कैसे कहते हैं? प्रभावती गुप्त का पूना ताम्रपत्र लेख। और इस प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र लेख में धारिणी गोत्र का उल्लेख मिलता है। अब ये धारिणी गोत्र या तो इनके पति के वंश का हो सकता है या इनके पिता के वंश का हो सकता है, लेकिन इनके पति जो वाकाटक नरेश थे उनका गोत्र के ऊपर कोई विवाद नहीं है। वे विष्णुवर्धीय ब्राह्मण थे। कौन थे वे विष्णुवर्धीय ब्राह्मण थे। यानी कि इनके जो प्रभावती गुप्ता के जो पति हैं वो विष्णुवर्धीय ब्राह्मण हैं। तो ये जो धारिणी गोत्र है ये इनके
पिता की तरफ से होना चाहिए, लेकिन इस बात की प्रत्यक्ष प्रमाण न मिलने की वजह से इतिहासकारों में विवाद है। पर यह प्रश्न आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा धारण गोत्र ही आप करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। गुप्तों का मूल स्थान निम्न में से किसे माना जाता है? अब जैसे मूल स्थान को लेकर भी इनके विवाद है। बात करें अगर हम एक चीनी यात्री है इत्सिंग, तो वो बंगाल को मूल स्थान बताता है गुप्तों का, मुर्शिदाबाद के आसपास के क्षेत्र को। एक गोयल साहब करके इतिहासकार हैं हमारे, बहुत बड़े इतिहासकार हैं, वे पूर्वी उत्तर प्रदेश को गुप्तों का मूल स्थान बताते हैं। पर गुप्तों ने अपने अभिलेख में जो अपना मूल स्थान बताया है वह मगध व उसके आसपास के क्षेत्र को बताया है। साथ ही पुराणों में भी गुप्तों का मूल स्थान मगध व उसके आसपास का क्षेत्र ही बताया है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला है, गुप्त काल को किस धर्म के पुनरुत्थान हेतु जाना जाता है? मौर्य काल के बाद बुद्ध धर्म का वैभव बढ़ता चला गया। अशोक ने बुद्ध धर्म को बहुत ज्यादा फैलाया भारत में, और गुप्तों के बाद जो है धीरे धीरे बुद्ध धर्म का पतन होता गया और दोबारा से वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ। और गुप्त काल में वैदिक धर्म अपने चरम पर पहुंचा। गुप्त काल के जो राजा थे वे विष्णु धर्म, वैष्णव धर्म में यकीन रखने वाले राजा थे। हालांकि कुछ राजाओं ने, बाद के कुछ राजाओं ने शैव धर्म को भी आश्रय दिया है। तो शैव धर्म हो या वैष्णव धर्म हो, दोनों किस धर्म के हिस्से हैं? वैदिक धर्म के। तो गुप्त काल में किस धर्म के पुनरुत्थान हेतु जाना जाता है? तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? वैदिक काल। चलिए आगे देखते हैं। राजा रानी प्रकार के सोने के सिक्के निम्न में से किस शासक के द्वारा चलाए गए थे? तो राजा रानी प्रकार के सोने के सिक्के आपसे पूछे, या आपसे पूछे गुप्त वंश के किस राजा ने सबसे पहले सिक्के चलाए थे या सोने के सिक्के चलाए थे? तो ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। कुमार देवी से विवाह, और इसी उपलक्ष्य में सोने के सिक्के चलाए थे, जिन्हें राजा रानी प्रकार के सोने के सिक्के कहते हैं। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम से 3 ही प्रश्न बनेंगे, 4 प्रश्न बनेंगे। एक तो सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण करी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। राजा रानी प्रकार के सिक्के किसने चलाए? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए। और चौथा, गुप्त संवत किसने चलाया? तो वो भी चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। ये चंद्रगुप्त प्रथम से बनने वाले प्रश्न है। अगला है, निम्न में से किसे सर्वराजोच्छेता के नाम से जाना जाता है? देखिए कई उपाधियां मिलेंगी आपको गुप्त वंश में। सर्वराजोच्छेता की उपाधि, पराक्रमांक की उपाधि, विक्रमादित्य की उपाधि, क्रमादित्य की उपाधि, महेंद्रादित्य की उपाधि, शक्रादित्य की उपाधि, शक्रोपम की उपाधि। तो आपसे इन उपाधियों के विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी हम चर्चा करेंगे। आप इन सारी उपाधियों को ना एक जगह नोट कर लीजिएगा। तो बात करें सर्वराजोच्छेता की उपाधि किसको दी जाती है? तो सर्वराजोच्छेता जो है वो कांच को कहा जाता है। अब बहुत से लोग सोचेंगे गुप्त वंश में कांच तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो कांच आपने नहीं पढ़ा, लेकिन प्रश्न तो आता है। कांच के नाम से सर्वराजोच्छेता को जाना जाता है। देखिए श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच राजा बना, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम राजा बना, और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त राजा बना, जो बहुत ही प्रतापी हुआ। लेकिन समुद्रगुप्त का एक भाई था कांच, और समुद्रगुप्त को उसके साथ संघर्ष करना पड़ा है राजा बनने से पहले। और इसी कांच को गुप्त अभिलेखों में सर्वराजोच्छेता के नाम से जाना जाता है। तो सर्वराजोच्छेता यदि आपसे पूछ ले कौन है, तो किसे कहा जाता है? कांच को कहा जाता है। चलिए अगला है, एरण अभिलेख में समुद्रगुप्त की पत्नी का क्या नाम मिलता है? सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जाएगा, ये एरण अभिलेख है कहां पर दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, एरण अभिलेख हमें प्राप्त होता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक स्थान है, सागर डिस्ट्रिक्ट है ये, मध्य प्रदेश में सागर नाम का एक जिला है, और उसी से हमें यह एरण अभिलेख प्राप्त होता है। और एरण अभिलेख में हमें समुद्रगुप्त की पत्नी दत्त देवी का नाम मिलता है। देखिए ये चारों नाम आपको याद रखने हैं। महिलाओं में आपको ये 4-5 नाम याद रखने हैं। एक तो प्रभावती गुप्ता, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। कुमार देवी अभी हमने पढ़ा, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी लिच्छवी राजकुमारी थी, और इसी कुमार देवी से समुद्रगुप्त उत्पन्न हुआ। समुद्रगुप्त की पत्नी कौन थी? दत्त देवी।
और इस दत्त देवी का पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय, और चंद्रगुप्त द्वितीय की दो पत्नी थी, एक तो कुबेर नागा और एक ध्रुव देवी, यानी ये दोनों ही चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी हैं, ये समुद्रगुप्त की पत्नी है और ये चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी है। नोट कराने का समय नहीं है दोस्तों, 100 प्रश्न करने हैं, तो आप अगर नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को बाद में पॉज करके स्लो करके आप देखिएगा दोबारा और नोट अपने बना लीजिएगा। पर मैं फिर बता रहा हूं, उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा की नोट्स बनाइएगा जो आपको नहीं आते। आप बहुत ज्यादा लिखने करने का समय नहीं है, ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को आप सॉल्व कीजिए। प्रयाग प्रशस्ति को पत्थर पर खुदवाने का कार्य निम्न में से किसके द्वारा किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बताइए किसके द्वारा किया गया? क्या प्रश्न है? हरिशेन। हरिशेन जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, क्या पत्थर पर खुदवाने का कार्य भी उसी ने किया था? नहीं दोस्तों, रचना उन्होंने कागज में करी है, अपनी पुस्तक में उन्होंने रचना करी है प्रयाग प्रशस्ति की। किसी पत्थर पर थोड़ी करेंगे रचना। बाद में इसे प्रयाग जो कौशाम्बी में स्थित लेख था, जो अशोक का लेख था, उस पर, जिसे बाद में अकबर प्रयाग लेकर गया, इसलिए इसे प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं, उस पत्थर पर इस प्रशस्ति को जिसकी रचना हरिशेन ने करी है, उसे खुदवाया किसने था? तो तिल भट्ट ने। तो यदि पूछ ले प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने करी है, तब उत्तर हो जाएगा दोस्तों हरिशेन। पर पत्थर पर खुदवाया किसने है? तो तिल भट्ट ने। तो हरिशेन मत माराइएगा, अगर ये प्रश्न आ जाए तो गलत हो जाएगा। रचनाकार है हरिशेन, पत्थर पर खुदवाया है तिल भट्ट ने। चलिए अगला है, समुद्रगुप्त के द्वारा चलाए गए सिक्कों में से किस पर उसकी उपाधि पराक्रमांक मिलती है? तो देखिए सर्वराजोच्छेद उपाधि है कांच की, पराक्रमांक किसकी उपाधि है? समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के चलाए हैं दोस्तों। कौन कौन से सिक्के चलाए हैं? तो गरुण प्रकार के सिक्के चलाए हैं, धनुर्धर प्रकार के, व्याघ्र हनन प्रकार के, अश्वमेघ प्रकार के, इसके अलावा परशु प्रकार के और वीणा प्रकार के। ये 6 सिक्के हो जाएंगे, 4 ये रहे और 2 ये। नोट कर लीजिएगा इन 6 सिक्कों को, अगर यदि आपको नहीं पता तो। ये सभी 6 के 6 सिक्के सोने के सिक्के हैं। इससे पहले हमने एक राजरानी प्रकार का सिक्का देखा जो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था, वो भी सोने का ही सिक्का था। तो इनमें से 3 सिक्कों पर तो दोस्तों उपाधि मिलती है हमें पराक्रमांक, लेकिन अन्य 3 पर यह उपाधि नहीं मिलती। तो आपको ध्यान रखना है किस पर नहीं मिलती। तो इस परशु और वीणा पर पराक्रमांक की उपाधि नहीं मिलती। इसके अलावा धनुर्धर प्रकार के सिक्कों पर भी पराक्रमांक उपाधि हमें नहीं मिलती। तो प्रश्न पूछ लेगा कि समुद्रगुप्त की जो उपाधि है पराक्रमांक, वह किन सिक्कों पर मिलती है? तो गरुण प्रकार के सिक्कों पर मिलती है, व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्कों पर मिलती है, अश्वमेघ प्रकार के सिक्कों पर मिलती है, किंतु धनुर्धर, परशु और वीणा इन सिक्कों पर हमें यह उपाधि देखने को नहीं मिलती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर के पुकारा है? हालांकि नेपोलियन से बहुत पूर्व रहा है समुद्रगुप्त, और नेपोलियन तो एक युद्ध भी हारा है, बहुत फेमस युद्ध हारा है, जबकि समुद्रगुप्त अपने जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं हारा। तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहने से बेटर है नेपोलियन को ही समुद्रगुप्त कहना चाहिए। पर चलिए ठीक है, प्रश्न आया है, कह दिया है, किसने कहा है? तो विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कह करके पुकारा है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गुप्तवंशी राजा ने अश्वमेघ यज्ञ किया था? तो बहुत फेमस प्रश्न है, अश्वमेघ यज्ञ गुप्त वंश में किस किसने किया है? तो 2 राजाओं ने किया है दोस्तों। एक तो है समुद्रगुप्त और दूसरा राजा मिलेगा आपको कुमारगुप्त। हालांकि कुमारगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ करा है, पर इसका काल सर्वाधिक शांति का काल कहलाता है, जबकि समुद्रगुप्त का काल विजयों के लिए, युद्धों के लिए जाना जाता है। कई विजयें करी हैं इन्होंने, लगभग पूरे भारत को जीत लिया, दक्षिण भारत को जीता, वहां ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई, आर्यवर्त को जीता, वहां पर आपने जो है प्रभस्व उद्धरण की नीति अपनाई, फिर आत्विक जातियों को जीता, परिचातकीकृत की नीति अपनाई। तो ये सभी हैं, आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पूरे भारत को समुद्रगुप्त ने लगभग जीत लिया। तो उसी समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ भी करवाया था। अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी हमें
इसके सिक्कों से मिलती है। अश्वमेध प्रकार के सिक्के चलाए हैं। इसके अलावा हमें प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र से भी मिलती है। लेकिन ध्यान रखना, जो समुद्रगुप्त की सर्वाधिक जानकारी देता है ना, प्रयाग प्रशस्ति, इस प्रयाग प्रशस्ति में अश्वमेध यज्ञ के बारे में कोई बात नहीं की गई है। तो क्या अश्वमेध यज्ञ झूठ था? नहीं भैया, अश्वमेध यज्ञ झूठ कैसे है? सिक्के नहीं चलाए अश्वमेध यज्ञ प्रकार के, और प्रभावती गुप्ता के ताम्रपत्र से भी पता लग रहा है हमें। लेकिन प्रयाग प्रशस्ति की रचना पहले हो गई है और अश्वमेध यज्ञ बाद में हुआ है। इस वजह से इस प्रयाग प्रशस्ति पर अश्वमेध यज्ञ की जानकारी नहीं है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है कि प्रयाग प्रशस्ति में अश्वमेध यज्ञ की जानकारी नहीं है। पर अश्वमेध यज्ञ किसने कराया है? तो समुद्रगुप्त ने कराया है। इसके अलावा कुमारगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ कराया है। अगला प्रश्न है, किस गुप्त वंशीय राजा की उपाधि चंद्र प्रकाश भी मिलती है? तो देखिए, चंद्र प्रकाश न तो चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि है, ना ही चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि है। ये तो उपाधि है समुद्रगुप्त की, यानी पराक्रमांक भी समुद्रगुप्त की उपाधि है और चंद्र प्रकाश भी। वामन करके एक रचयिता हुए हैं और उनका ग्रंथ है काव्यालंकार। तो वामन ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में समुद्रगुप्त को चंद्र प्रकाश कह करके पुकारा है। तो चंद्रगुप्त किसकी उपाधि हो जाएगी? समुद्रगुप्त की। चलिए अगला है, समुद्रगुप्त की विजयों का उद्देश्य निम्न में से क्या है? तो समुद्रगुप्त की विजयों का उद्देश्य था धारिणी बंध, यानी समस्त पृथ्वी को जीतना, समस्त पृथ्वी को जीतना। हालांकि पृथ्वी से यहां तात्पर्य केवल भारत से ही था, विश्व को विजय करने की समुद्रगुप्त की कोई इच्छा नहीं थी। तो धारिणी बंध मतलब भारत की सभी सारी पृथ्वी को जीत लेना। तो समुद्रगुप्त की विजयों का उद्देश्य क्या था? तो समुद्रगुप्त की विजयों का उद्देश्य है धारिणी बंध। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी उपाधि समुद्रगुप्त की नहीं है? समुद्रगुप्त की, देखिए समुद्रगुप्त की एक उपाधि हमने पढ़ ली, क्या? चंद्र प्रकाश, यानी ये तो उपाधि है। पराक्रमांक भी है और साथ ही कविराज भी समुद्रगुप्त की उपाधि है। जबकि शकारी किसकी उपाधि है? तो शकारी उपाधि है चंद्रगुप्त द्वितीय की। शकों का नाश करा था चंद्रगुप्त द्वितीय ने और शकों का नाश करने के उपलक्ष्य में शकारी की उपाधि धारण करी थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो समुद्रगुप्त की ये उपाधि नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, देवी चंद्रगुप्तम नामक ग्रंथ निम्न में से किसके द्वारा रचा गया है? देखिए, देवी चंद्रगुप्तम एक नाटक है जिससे हमें पता लगता है कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में एक रामगुप्त नाम का कायर राजा हुआ था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई था। अब हुआ क्या था दोस्तों, जब हूणों ने आक्रमण किया, शकों ने जब आक्रमण किया रामगुप्त पर, हूणों ने नहीं शकों ने जब आक्रमण किया रामगुप्त पर, तो रामगुप्त जो इतना बड़ा साम्राज्य का राजा था भयभीत हो गया, क्यों? कायर था ना, वो भयभीत हो गया। उन्होंने कहा कि अगर तू चाहता है कि हम तेरी को छोड़ दें तो अपनी पत्नी को हमारे पास भेज दे। और रामगुप्त इस बात के लिए तैयार हो गया और उसने कहा कि मेरी पत्नी को डोली में बैठा के हूणों के पास भेज दो। पर इसका छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय उसका खून खोल उठा, कहता ये कैसा राजा है, इतना बड़ा साम्राज्य लेके ऐसे घिनौनी हरकत। तो उसने कहा कि ठीक है। वो डोली में बैठ गया अपनी भाभी के स्थान पर, ध्रुव देवी के स्थान पर, और जाकर के उसने उस शक राजा का अंत कर दिया। वापस आया, रामगुप्त को भी मार दिया, बोले ये तो साम्राज्य नष्ट कर देगा, और रामगुप्त को मार दिया। ध्रुव देवी जिसके सतीत्व की रक्षा हुई, उसने चंद्रगुप्त द्वितीय से विवाह कर लिया और चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का प्रतापी राजा बना। तो ये सारी कहानी हमें किस ग्रंथ से पता लगती है? तो देवी चंद्रगुप्तम से। और देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने करी है? विशाख दत्त ने। ये वही विशाख दत्त है दोस्तों जिसने मुद्र राक्षस नाम के ग्रंथ की भी रचना करी है, जो चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारों की द्रव्य संधि के बारे में जानकारी देने वाला ग्रंथ है मुद्र राक्षस। जबकि देवी चंद्रगुप्तम गुप्त वंश की जानकारी देने वाला नाटक है। दोनों की रचना किसने करी है? विशाख दत्त ने। चलिए अगला है, निम्न में से किस गुप्त वंशीय राजा की उपाधि महेंद्रादित्य भी मिलती है? अब देखिए, पराक्रमांक पढ़ ली हमने। पराक्रमांक किसकी है? समुद्रगुप्त की। साथ ही उसकी और भी बहुत सारी उपाधियां पढ़ी। सर्वराजोच्छेता किसकी है? रामगुप्त की। विक्रमादित्य करके एक उपाधि आती है जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की है। और महेंद्रादित्य किसकी उपाधि है? महेंद्रादित्य उपाधि है कुमार गुप्त की। चलिए आगे चलते हैं।
तांबे के सिक्के चलाने वाला पहला गुप्त शासक निम्न में से कौन था? अब देखिए, सबसे पहले सिक्के चलाए हैं चंद्रगुप्त प्रथम ने, लेकिन कौन से सिक्के चलाए हैं? सोने के सिक्के चलाए हैं। अभी तक चांदी और तांबे के सिक्के गुप्त वंश में नहीं चले। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सोने के सिक्के चलाए, वे भी सोने के सिक्के हैं। पर उसके बाद समुद्रगुप्त के बाद कायर राजा रामगुप्त थोड़े से समय के लिए राजा बना और उसने तांबे के सिक्के चलाए, और तांबे के सिक्के चलाने वाला पहला गुप्त शासक कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा रामगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम ने पहली बार सिक्के चलाए थे, और वे भी कौन से? सोने के सिक्के। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस गुप्त वंशीय राजा को एक नया संवत चलाने के लिए याद किया जाता है? तो मैंने आपको चंद्रगुप्त प्रथम से बनने वाले 4 प्रश्न बताए थे। तो नया संवत किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। कब चलाया था? 320 ईस्वी में। कौन सा? गुप्त संवत। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का प्रथम अभिलेख निम्न में से कौन सा है? यदि बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का पहला अभिलेख, तो वो हो जाएगा मथुरा का लेख। और यही पहला लेख है जिसमें पहली बार गुप्त संवत मिलता है। देखिए, गुप्त संवत बहुत पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने चला दिया। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद तो समुद्रगुप्त ने रूल किया है, और समुद्रगुप्त के बाद कहीं जाकर के रामगुप्त और फिर चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बनाए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के 5 वर्षों बाद मथुरा का लेख लगाया गया, और उस मथुरा के लेख में पहली बार हमें गुप्त संवत की तिथि मिलती है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के जीवन का पहला लेख है मथुरा का लेख। चंद्रगुप्त द्वितीय के सांची लेख में सांची को क्या कहकर पुकारा है? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के जीवन का अंतिम लेख भी है दोस्तों। पहला है मथुरा का लेख और अंतिम है सांची का लेख। और इस सांची लेख में सांची को काकनाबाट कहकर के पुकारा है, जबकि पुष्पपुर और कुसुमपुर ये तो पाटलिपुत्र के नाम हैं। तो काकनाबाट किसे कहकर के पुकारा है? तो काकनाबाट सांची को कहकर के पुकारा है सांची के लेख में। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से वह कौन सा गुप्त शासक है जिसने तीनों प्रकार के यानी सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए? तो दोस्तों, सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए हैं? चंद्रगुप्त प्रथम ने। तांबे के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए हैं? रामगुप्त ने। तो सोने और तांबे के सिक्के तो चल ही रहे ना। चांदी के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए हैं? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए। चांदी के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए। चांदी के सिक्के चलाते थे शकों पर विजय प्राप्त करके, शकारी की उपाधि धारण करके उन्हीं के प्रकार के चांदी के सिक्के चलाए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो तीनों प्रकार के सिक्के चलाने वाला शासक भी कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के काल में निम्न में से कौन सा चीनी यात्री आया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम के काल में तो इत्सिंग आया था? नहीं आया था भाई साहब। हेनसांग आया था? नहीं आया था। ये तो हर्षवर्धन के काल में आया था, और उसके बाद में भी इत्सिंग आया था। यानी हर्षवर्धन हेनसांग के बाद आया था कहीं जाकर इत्सिंग। फायान आया था गुप्त काल में, लेकिन भाई साहब वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। और यहां पूछ रहा है प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के काल में इनमें से कोई भी नहीं आया था। प्रश्न को दिमाग से पढ़ा करो, प्रश्न खोल के पढ़ा करो आंखों को कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय यदि पूछा जाता तब उत्तर फायान होता। यहाँ चंद्रगुप्त प्रथम पूछा जा रहा है, इसका मतलब है उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं। फायान की रचना निम्न में से कौन सी है? देखिए, चीनी यात्री था फायान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया। और इसकी रचना कौन सी है? इसकी रचना है फोक्यो की। फोक्यो की किसकी रचना है? तो फायान की। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण करी। देखिए, गुप्त राजाओं ने वैष्णव धर्म को बढ़ावा दिया है और इन राजाओं ने परम भागवत की उपाधि धारण करी है। पर पहला शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण करी वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यधिक विचलित हुआ? तो हूणों ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय
गुप्त वंश का शासन था। देखिए शकों ने जब आक्रमण किया ना तो चंद्रगुप्त द्वितीय था उस समय, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का नाश किया और शकारी की उपाधि धारण करी। लेकिन जब हूणों का आक्रमण हुआ उस समय राजा कौन था? स्कंदगुप्त। और इस स्कंदगुप्त ने इस हूणों को पराजित कराया, इनसे पराजित नहीं हुआ, घबराने की कोई बात नहीं। स्कंदगुप्त ने इन हूणों को पराजित ही किया है। पर हूणों के आक्रमण से विचलित होने वाला वंश कौन सा है? गुप्त वंश। अस्थिरता तो फैलाई दी थी ना, आक्रमण हमेशा अस्थिरता को जन्म देते हैं साम्राज्य में। चलिए, शक विजेता के रूप में किसे जाना जाता है? कई बार हमने चर्चा कर ली। चंद्रगुप्त द्वितीय शकों का नाश करके शकारी की उपाधि धारण करी, चांदी के सिक्के चलाए। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो इतिहास के किसी भी काल में बेटा स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी नहीं रही। नहीं रही का तात्पर्य ये नहीं कि स्त्रियां पुरुषों से कमतर थीं, मतलब समाज ने उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं दिया। स्त्रियों को हमेशा तंग किया है समाज ने। बाल विवाह की प्रथा का जन्म हुआ है गुप्त काल में। वैदिक काल में बाल विवाह नहीं हुआ करते थे, मौर्य काल में भी नहीं होते थे, बुद्ध काल में भी नहीं होते थे, गुप्त काल में हुए। यानी स्त्रियों की दशा तो और निम्न हो रही है ना। तो स्त्रियां पुरुषों के बराबर किसी भी काल में नहीं थी। वैदिक काल था एक जमाने का आपका, ऋग्वैदिक काल, जब स्त्रियां पुरुषों के बराबर थीं। उसके बाद लगातार कमी आती चली गई है स्त्रियों की स्थिति में। चलिए, अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया। 6 प्रकार के दर्शन हैं जिनका जन्म हुआ है गुप्त काल में। कौन कौन से? न्याय हो गया, सांख्य हो गया, वैशेषिक हो गया, मीमांसा हो गया, योग हो गया। तो इसमें से जो न्याय दर्शन है उसके प्रतिपादक आपसे पूछे जाते हैं वो हो जाते हैं गौतम। कपिल सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं, जबकि जैमिनी मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। चलिए आगे देखते हैं। सुमेलित कीजिए। देखिए, एक तरफ नाम दिए हैं, दूसरी तरफ उपाधियां दी हैं, आपको सुमेलित करनी है। अशोक, अशोक को अभिलेखों में, अशोक के अभिलेखों में क्या कहकर पुकारा है दोस्तों? प्रियदर्शी या प्रियदर्शन या प्रियदर्शन। तो अशोक का ए का क्या हो जाएगा? 2। देखिए उत्तर ही मिल गया। केवल इतना भी पता हो तो उत्तर मिल जाएगा। जबकि समुद्रगुप्त की उपाधि क्या थी? पराक्रमांक। चंद्रगुप्त द्वितीय की विक्रमादित्य, और स्कंदगुप्त की क्या थी? क्रमादित्य। स्कंदगुप्त की क्रमादित्य थी। बीच में एक राजा और बना है कुमारगुप्त, और इस कुमारगुप्त की उपाधि क्या है? महेंद्रादित्य। महेंद्रादित्य। चलिए आगे चलते हैं। उपाधियां बहुत ज्यादा हैं गुप्त वंश में। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह निम्न में से किस वंश में हुआ था? ये वही प्रभावती गुप्ता हैं जिनका पूना ताम्रपत्र लेख हमें प्राप्त होता है। और गुप्त वंश की चंद्रगुप्त द्वितीय की ये पुत्री थी। इनका विवाह कहाँ हुआ था? इनका विवाह गुजरात के वाकाटक वंश में हुआ था। इनके पति का नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो इनके पति का नाम था रुद्रसेन। क्या नाम था दोस्तों? रुद्रसेन। रुद्रसेन द्वितीय, पूरा नाम लिख लीजिए, रुद्रसेन द्वितीय। वाकाटक नरेश थे और विष्णुवर्धीय ब्राह्मण थे। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा किस शक राजा को पराजित करने के उपलक्ष्य में शकारी की उपाधि धारण की गई? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जिसे पराजित किया वो रुद्र सिंह था। ध्यान रखना, इनके दामाद का नाम क्या है? रुद्रसेन द्वितीय। और शक का वो राजा जिसे ये पराजित कर रहे हैं उसका नाम क्या है? रुद्र सिंह। निम्न में से किस स्थान को चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा अपनी राजधानी, दूसरी राजधानी बनाया गया? देखिए, पहली तो पाटलिपुत्र है, और शकों को जीतने के बाद अवंती को अपनी दूसरी राजधानी भी बनाया है। निम्न में से कौन सा कालिदास द्वारा रचित नाटक नहीं है? देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे, जिसमें से आपके कालिदास हो गए, धन्वंतरी हो गए, वराहमीर हो गए, अमर सिंह हो गए, छपड़क हो गए, शंकु हो गए, वेटाल भट्ट हो गए, घटकरपर हो गए और वरी रुचि हो गए। ये 9 लोग थे। नवग्रह इन्हें कहते हैं, नवग्रंथ भी, नवरत्न भी इन्हें कहते हैं, सॉरी नवग्रंथ कह रहा हूं, 9 रत्न इन्हें कहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के। तो इसमें से एक थे कालिदास। कालिदास ने कई पुस्तकों की रचना की है दोस्तों, जैसे कि रघुवंश हो गया, कुमार संभव हो गया, मेघदूत हो गया, ऋतु संहार हो गया, मालविकाग्नि मित्र हो गया, विक्रमोवर्षियम हो गया, अभिज्ञान
शकुंतलम हो गई, ये कई रचना करी है। अब आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा उनके द्वारा रचित नाटक नहीं है। तो देखिए बाल विकाग्नि मित्र ये कालिदास का रचित नाटक है। विक्रमोर्वशीयम ये भी कालिदास द्वारा रचित नाटक है। अभिज्ञान शकुंतलम भी कालिदास द्वारा रचित नाटक है। रघुवंश की रचना भी कालिदास ने करी है, पर ये नाटक नहीं है दोस्तों, ये क्या है, ये है महाकाव्य। दो महाकाव्य याद रखिएगा इनके, एक रघुवंश और दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कुमार संभवम। कुमार संभवम, ठीक है, ये दोनों महाकाव्य हैं। इसके अलावा इन्होंने दो खंड काव्य भी लिखे हैं, एक का नाम है मेघदूत और दूसरे का नाम है ऋतु संहार। ये पुस्तकें आपको इनकी याद रखनी है। अगर खंड काव्य आपसे पूछ ले तो मेघदूत और ऋतु संहार, महाकाव्य पूछ ले तो कुमार संभवम और रघुवंश, और यदि नाटक पूछ ले तो मालविकाग्नि मित्र, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शकुंतलम। ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी कालिदास की प्रथम रचना है। देखिए कालिदास की रचनाओं के बारे में आपसे पूछ रहा है कि कालिदास की पहली रचना कौन सी है। तो कालिदास की जो पहली रचना है ना दोस्तों, वो तो है ऋतु संहार। ध्यान रखिएगा, ऋतु संहार ये खंड काव्य है। इनसे आपसे पूछा जाए पहला नाटक कौन सा है जो उन्होंने रचा था, तब ऐसी स्थिति में उत्तर हो जाएगा मालविकाग्नि मित्र। पर यदि पहली रचना पूछ ले तो उत्तर हमेशा ऋतु संहार ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस ग्रंथ की रचना धनवंतरी ने करी है। धनवंतरी, धनवंतरी कौन है दोस्तों, धनवंतरी 9 रत्नों में से एक है जो चिकित्सा से संबंध रखते हैं, और इनके ग्रंथ का नाम क्या है, इनके ग्रंथ का नाम है नवकीतम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस गुप्तवंशी शासक के अभिलेख बांग्लादेश से भी प्राप्त होते हैं। देखिए अगर एक प्रश्न पूछ लिया जाए ना कि सर्वाधिक अभिलेख किसके प्राप्त होते हैं, तो सर्वाधिक अभिलेख हमें गुप्त राजा कुमार गुप्त के प्राप्त होते हैं। सर्वाधिक अभिलेख, सर्वाधिक अभिलेख किस राजा के प्राप्त होते हैं, तो गुप्तवंशी राजा कुमार गुप्त के। और इसी के अभिलेख हमें बांग्लादेश से भी प्राप्त होते हैं, क्योंकि भैया जिसके सर्वाधिक है इतने ज्यादा है कि भारत भी कम पड़ रहा है, तो इनके अभिलेख भारत से बाहर बांग्लादेश, हालांकि उस समय तो वो भारत ही था ना, पर बांग्लादेश से भी अभिलेख किसके प्राप्त होते हैं। यदि ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो ऐसी स्थिति में भी उत्तर क्या हो जाएगा, गुप्तवंशी राजा कुमार गुप्त। चलिए अगला प्रश्न क्या था, गुप्त राजाओं में सर्वाधिक अभिलेख। देखिए वही प्रश्न आ गया, सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के प्राप्त होते हैं, तो चर्चा हमने कर ली किसके प्राप्त होते हैं, कुमार गुप्त के। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गुप्त शासक को चेलिकेतो भी कहा गया है। देखिए एक और नाम मिला आपको, एक और उपाधि मिली चेलिकेतो, और चेलिकेतो किसे कहकर के पुकारा गया है, तो गुप्त वंश के संस्थापक आदि पुरुष श्री गुप्त को ही चेलिकेतो कहकर के पुकारा गया है। और किसने पुकारा है, अगर पूछ लिया जाए कि श्री गुप्त को चेलिकेतो किसने कहा है, तो ध्यान रखेगा एक चीनी यात्री है जो बहुत बाद में आएगा गुप्त वंश के, इत्सिंग, 6ठी शताब्दी में भारत आएगा, और उस इत्सिंग ने श्री गुप्त को चेलिकेतो कहकर के पुकारा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुमार गुप्त का निम्न में से कौन सा अभिलेख उत्तर प्रदेश से प्राप्त नहीं होता। कुमार गुप्त जिनके हमें सर्वाधिक अभिलेख मिलते हैं, उनका विल्सड लेख हमें उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है, कर्मदंडा लेख भी हमें उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है, मानकुंवर लेख भी हमें उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है, किंतु मंदसौर लेख हमें उत्तर प्रदेश से प्राप्त नहीं होता। दोस्तों कहां से प्राप्त हो रहा है, ये हमें प्राप्त हो रहा है मध्य प्रदेश से। ध्यान रखिएगा, एरड़ अभिलेख भी मध्य प्रदेश से प्राप्त हो रहा है, और मंदसौर लेख भी हमें मध्य प्रदेश से ही प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गुप्त शासक ने अश्वमेध युद्ध नहीं दोस्तों, यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ किया था। देखिए पहले भी ये प्रश्न आया था, अश्वमेध यज्ञ किसने किया था, वहां ऑप्शन में समुद्रगुप्त था। तब मैंने आपको बताया था कि समुद्रगुप्त के अलावा एक और गुप्तवंशी राजा होगा जिसने अश्वमेध यज्ञ करा, और वो कौन होगा, वो होगा कुमार गुप्त। हालांकि कुमार गुप्त का काल सर्वाधिक शांति का काल है, इसे शरदकालीन सूर्य कहा जाता है, लेकिन
अगर पूछ ले शरदकालीन सूर्य किसे कहा गया है तो कुमारगुप्त को, सर्वाधिक शांति का काल कुमारगुप्त को, लेकिन समुद्रगुप्त का जो काल है वो युद्धों के लिए और विजयों के लिए जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक शांति का काल निम्न में से किस गुप्त शासक का माना जाता है? तो किसका माना जाता है? कुमारगुप्त का। किस गुप्त शासक को अभिलेखों में शक्रोपम कहकर पुकारा है? देखिए एक और नाम में उपाधि मिली, शक्रोपम। इसके अलावा सारी उपाधियां मैंने आपको पढ़ा दी, एक शक्रादित्य और बच रही है, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। तो शक्रोपम किसकी उपाधि है? तो शक्रोपम जो है किसकी है? स्कंदगुप्त की। स्कंदगुप्त की एक उपाधि क्रमादित्य भी है और शक्रोपम भी है। चलिए अगला देखते हैं। हेनसांग ने किस गुप्त राजा को शक्रादित्य कहकर के पुकारा है? देखिए आ गया शक्रादित्य, किसने कहकर के पुकारा है? हेनसांग ने। किसे कहकर के पुकारा है? तो कुमारगुप्त को। और कुमारगुप्त की एक उपाधि महेंद्रादित्य भी है, ध्यान रखिएगा इसे, महेंद्रादित्य। तो गुप्त वंश की लगभग सभी उपाधियां मैंने आपको पढ़ा दी जो महत्वपूर्ण थी, आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थी। इन्हें आप एक जगह नोट जरूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? बात करें यदि धन्वंतरी की तो ये तो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे, चिकित्सा से संबंधित थे। इनके ग्रंथ का नाम नवकीतम है। जबकि चरक और सुश्रुत ये कुषाण काल में रहे हैं और ये भी चिकित्सा से संबंधित रहे हैं। जबकि भास्कराचार्य ये एक गणितज्ञ थे। चलिए आगे देखते हैं। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र से मिलती हैं। कई प्रश्न मैंने डाले अजंता से जो एग्जाम में आते हैं, तो आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अजंता की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र से प्राप्त होती हैं, किस काल की हैं? गुप्त काल की हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जातक कथाओं का निरूपण किया गया है। बुद्ध के जन्म से पूर्व या चमत्कारिक कथाएं जो बौद्ध धर्म की हैं उन्हें हम जातक कथाएं कहते हैं, और इन्हीं का निरूपण अजंता की गुफाओं में भी किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो महान खगोल विज्ञानी एवं गणितज्ञ था? गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? देखिए वरामीर जो था ना वो खगोल विज्ञान और ज्योतिष से संबंध रखता था, नवरत्नों में से एक था, पर गणितज्ञ यहां पर दे दिया। तो गुप्त काल में आर्यभट्ट नाम का एक महान गणितज्ञ था। ध्यान रखिएगा नवरत्नों में से एक नहीं है पर महान गणितज्ञ है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। चलिए अगला प्रश्न है। गुप्त साम्राज्य के पतन के कई कारण थे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था? हूण आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, ये तीनों ही हो जाएंगे। लेकिन अरब आक्रमण कहां से हो गया गुप्त काल में? अरब आक्रमण तो पहली बार कब हुआ था? 712 ईस्वी में। तो ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा थी। गुप्त शासक जो भागवत धर्म को बढ़ावा देते थे उनकी दरबारी भाषा कौन सी हो जाएगी दोस्तों? दरबारी भाषा हो जाएगी उनकी संस्कृत। हाँ दोस्तों 50 प्रश्न हम पढ़ चुके हैं गुप्त काल पे। आनंद आ रहा होगा, मजेदार प्रश्न है, एक्सप्लेनेशन आपको बेहतरीन मिल रही है। तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक भी कीजिए। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों इन प्रश्नों को बनाने में और आपके सामने लेकर के आने में। चलिए गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक या उपयुक्त सभी का मिश्रण? तो मिश्रण कुछ नहीं थी, पूर्ण रूप से राजतंत्रात्मक थी, वंशानुगत राज परंपरा थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? देखिए अजंता कलाकृतियां धर्म पूछ ले तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, वंश पूछे तो ऑप्शन में ना आपके गुप्त काल होगा हमेशा। ध्यान रखिएगा गुप्त काल की है। पर यदि गुप्त काल नहीं दिया तब हमें उपरोक्त में से कोई नहीं के साथ जाना पड़ेगा, लेकिन हमेशा नहीं जा सकते। ध्यान रखिएगा अजंता कलाकृतियां वास्तव में गुप्तकालीन नहीं
बल्कि वाकाटक गुप्तकालीन या गुप्त वाकाटक कालीन है, ऐसे लिख लीजिए। चलिए, गुप्त वाकाटक कालीन, क्योंकि वाकाटक वंश गुप्त काल का ही तो है। याद कीजिए, प्रभावती गुप्ता का विवाह हुआ है वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ में, तो वाकाटक काल में इन अजंता गुफाओं का निर्माण हुआ है। तो गुप्त काल आपको ऑप्शन में मिल जाए तो वो सही उत्तर हो जाएगा, वाकाटक काल मिल जाए तो वो सही हो जाएगा, गुप्त वाकाटक मिल जाए तो गुप्त वाकाटक। और सपोज कीजिए गुप्त वंश वाकाटक वंश दोनों अलग अलग ऑप्शन में दे दिए जाएं, तो ऐसी स्थिति में आप गुप्त के साथ जाइएगा, पर ऐसा प्रश्न आएगा नहीं। पर आ भी जाए तो आप गुप्त के साथ जाइएगा, पर यहां तो आपको क्या करना पड़ेगा, वाकाटक काल आपको सही उत्तर मानना पड़ेगा। चलिए आगे, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? तो हमें किस अभिलेख से पता लगता है, तो भीतरी स्तंभ लेख से पता लगता है। गुप्त काल में भगवान विष्णु के लिए कौन सा शब्द काम में लिया गया है? वैदिक धर्म वैष्णव धर्म का पुनरुत्थान हुआ गुप्त काल में, और गुप्त काल में भगवान विष्णु के लिए शार्डिंग ये शब्द काम में लिया जाता है, शार्डिंग। चलिए अगला है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख नहीं मिलता? अशोक का, समुद्रगुप्त का, अकबर का या बीरबल का? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप इस प्रयाग प्रशस्ति को आपको समझना पड़ेगा। ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ये बना अशोक के द्वारा कौशाम्बी में एक अभिलेख लगवाया गया था। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा कौशाम्बी में एक अभिलेख लगवाया गया था, और यहां पर अशोक की आज्ञा लिखी हुई थी छोटे से पोर्शन में। तो ये कौशाम्बी का लेख है, अशोक के द्वारा लगवाया गया। बाद में यही कौशाम्बी में ही इस पर हरिशेन की द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति को खुदवाया तिल भट्ट ने। तो यहां पर क्या मिल गया? प्रयाग प्रशस्ति। और प्रयाग प्रशस्ति में किसका वर्णन है? समुद्रगुप्त का। यानी हमारे प्रश्न का उत्तर न तो अशोक हो सकता है न समुद्रगुप्त। बाद में अकबर इसे लेकर के आया, कहां पर? अकबर लेकर आया इसे प्रयागराज में, इलाहाबाद कहते थे उस समय, प्रयागराज में, तब ये प्रयाग प्रशस्ति कहलाई। लेकिन यहां पर अकबर ने अपना लेख नहीं लिखवाया, बल्कि किसका लेख लिखवा दिया? यहां लिखवा दिया दोस्तों बीरबल का लेख, उसका खुद का लेख नहीं है, यानी बीरबल का लेख है। ये भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता, अकबर हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहां पर जगह बच रही है ना अभी, तो एक और बाद में जहांगीर नाम का राजा बना और उसने भी अपना लेख लिखवा दिया। यानी अशोक, समुद्रगुप्त, बीरबल और जहांगीर के लेख हमें प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होते हैं, किंतु अकबर का लेख हमें प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त नहीं होता। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के शासन काल से लेकर के प्रश्न है कि कब से कब तक गुप्त वंश का शासन काल रहा। तो देखिए, गुप्त वंश का शासन काल तो 275 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी तक रहा है। पर यह प्रश्न एग्जाम में आया हुआ और उसमें यह टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ था, तो जो सबसे पास का टाइम पीरियड है वो आप मान लेंगे। बोर्ड ने इसका उत्तर 319 से 500 ईस्वी माना। क्यों? क्योंकि 319 में तो भैया चंद्रगुप्त द्वितीय बना है, उससे पहले क्या शासक नहीं रहे, चंद्रगुप्त प्रथम, सॉरी 319 में चंद्रगुप्त प्रथम बना है, पर उससे पहले शासक नहीं रहे, घटोत्कच और श्रीगुप्त। तो इनका काल क्या है? 275। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम से वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इस वजह से ये काल इन्होंने 319 पर प्रारंभ कर दिया, और 500 के आसपास गुप्त वंश के महत्वपूर्ण राजा का काल खत्म हो गया, कमजोर राजा आ गए, पतन होना प्रारंभ हो गया। इस वजह से 319 से 500 का काल ऑप्शन में दिया गया था और उसे सही मान लिया गया था। तो आप भी ध्यान रखिएगा, पर ध्यान रखिएगा अगर ये ऑप्शन में दे दिया जाए ना 275 से 550, तो इसको पहले हम सही करेंगे। चलिए आगे, किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? देखिए, सबसे पहले पूछ लेना तो सातवाहन हो जाएगा प्रश्न का उत्तर, पर सर्वाधिक पूछेगा तब ऐसी स्थिति में उत्तर क्या हो जाएगा? गुप्त वंश। गुप्त वंश ने सर्वाधिक दान किया है मंदिरों को और ब्राह्मणों को। अगला है, निम्नलिखित शासकों में किस एक ने 4 अश्वमेघों का संपादन किया? देखिए, समुद्रगुप्त ने एक बार अश्वमेघ यज्ञ किया, कुमारगुप्त ने भी किया, उससे पहले पुष्यमित्र शुंग का अश्वमेघ यज्ञ भी हम पढ़ते हैं, पर 4 बार अश्वमेघ यज्ञों का संपादन किसने किया? अगर ये प्रश्न आपसे पूछ ले तब उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रवरसेन प्रथम, वकटक नरेश प्रवरसेन प्रथम। चलिए आगे चलते हैं। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त के काल में जो भूमि राजस्व लिया जाता था वह उपज का 6ठा भाग, यानी 1/6 राजस्व लिया जाता था गुप्त काल में।
लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। याद होगा आपको, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और इसी उपलक्ष्य में राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए थे। सोने के सिक्के चलाने वाला पहला शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। और इसी चंद्रगुप्त प्रथम का जो बेटा था ना, वो था समुद्रगुप्त, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से उत्पन्न हुआ था। इसी वजह से इसे लिच्छवी दौहित या दौहित्र कहते हैं। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। देखिए सिर्फ उत्तर नहीं रखना, कारण भी तो पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का अन्य नाम देवगुप्त था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए आगे चलते हैं। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक विशेषता थी? तो गुप्त वंश के बाद नगरों का पतन होना प्रारंभ हो गया। साम्राज्य छोटे छोटे राजाओं में बट गया और सब प्राचीन भारत का जो सब बड़ा वंश, जो बड़े वंश रहे हैं उसमें से अंतिम बड़ा वंश देखा जाए तो वह गुप्त काल ही है। तो गुप्त काल के बाद नगरों का पतन होना प्रारंभ हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुतुब मीनार के निकट लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान खींच रहा है। कुतुब मीनार मेहरौली में एक लौह स्तंभ लगा है दोस्तों, और वह लोहे का है, लेकिन उस पर आज तक जंग नहीं लगी है। उसकी जंग रोधकता के कारण, क्या टेक्नोलॉजी थी उस जमाने में, क्या लोहा लगाया गया था कि आज तक उस पर जंग नहीं लगी। बारिश हो कुछ भी हो उस पर जंग ही नहीं लगती। तो ये वैज्ञानिकों का ध्यान खींच रहा है कि क्या था इसमें, इस पर रिसर्च चल रही है। तो उसमें नाम मिलता है हमें चंद्र, पूरा नाम नहीं मिलता। तो वैज्ञानिक मानते हैं कि चंद्र जो नाम है, ये तीन ही चंद्र नाम से तीन राजा मिलेंगे आपको। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य, एक चंद्रगुप्त प्रथम और एक चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये जो चंद्र है ये चंद्रगुप्त द्वितीय माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का यह स्तंभ लेख है। तो लेकिन किस लिए ध्यान खींच रहा है? अपनी जंग रोधक क्षमता के कारण। चलिए अगला है, किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय का, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किसे माना जाता है? कुमारगुप्त को। कुमारगुप्त हमें कैसे पता लगता है कि देखिए इतिहासकार मानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय पहले से ही विद्यमान था, लेकिन कुमारगुप्त के काल में इसका सर्वाधिक विकास हुआ, ये इंटरनेशनल बॉडी बना। पर प्रश्न आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी? तो कुमारगुप्त ने करी, गुप्त वंश में हुई। जानकारी कैसे मिलती है? हेनसांग की पुस्तक से मिलती है। हेनसांग कहता है कि शक्रादित्य ने गुप्त नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत ज्यादा दान दिया, यानी नालंदा विश्वविद्यालय ने उसकी स्थापना कराई। और शक्रादित्य कौन है? शक्रादित्य है कुमारगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम। तीन कुमारगुप्त हुए हैं वंश में, तो आपको प्रथम याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रथम ही था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? तो 6 दर्शन हमने पढ़े थे, न्याय, सांख्य, वेदांत, वैशेषिक, मीमांसा और योग। लोकायत या कपालिक, ये तो ऐसा तो कोई दर्शन हमने षड दर्शनों में नहीं पढ़ा। चलिए अगला है, सुमेलित करना है आपको। विशाख दत्त है, वराहमिहिर है, चरक है, ब्रह्मगुप्त है। तो विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम नाम का नाटक लिखा, तो ये तो हो गया नाटककार, यानी कि ए हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता, डी भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। वराहमिहिर गुप्तकालीन नवरत्नों में से एक थे, खगोल विज्ञानी थे, यानी 3, यानी ये भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। प्रश्न का उत्तर क्या है? सी। पर ध्यान रखिएगा, चरक या सुश्रुत ये सब किससे संबंध रखते थे? ये रखते थे चिकित्सा से। धनवंतरी भी चिकित्सा के थे। और ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त किसके थे? गणित के थे। ये ब्रह्मगुप्त वही है दोस्तों जिन्होंने न्यूटन के जन्म से बहुत पहले न्यूटन का सिद्धांत दे दिया था। ये तो हम पढ़ते ना 3 लॉ न्यूटन के, 3 लॉ न्यूटन के, सब दे दिया था ब्रह्मगुप्त ने। वो तो छपवाया नहीं, रचना इतना पेटेंट वेटेंट कराते नहीं थे, कॉपीराइट कराते नहीं थे, तो ये वैज्ञानिकों ने बाद में खोज करी। ये नहीं कह रहे कि उन्होंने ब्रह्मगुप्त का कोई सिद्धांत चुरा लिया, ऐसा नहीं है। वो तो भारत आया भी नहीं था न्यूटन, तो ब्रह्मगुप्त की पुस्तक थोड़ी मिल गई थी उसे, उसने अपने दिमाग से दिया, पर बाद में दिया। ब्रह्मगुप्त ने पहले ही दे दिया था, तो न्यूटन को चोर मत मान लीजिएगा। उसकी क्या गलती है कि ब्रह्मगुप्त ने पहले दे दिया? उनको थोड़ी पता था, दुनिया को थोड़ी पता था ये बात, पर पहले किसने दिया है? ब्रह्मगुप्त ने। तो दोनों ही महान हैं। चलिए, धनवंतरी थे। धनवंतरी कौन थे? कई बार चर्चा कर ली। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी नवरत्नों में से एक, जो कि चिकित्सा से संबंध रखते थे। इनकी पुस्तक का नाम है नवकीतम। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी।
अगला है कवि बाण निवासी था। देखिए ये प्रश्न वैसे गुप्त काल का नहीं है, मैं ध्यान दिया नहीं और यहाँ पे दे दिया, वैसे आपके एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के काल का है और कहाँ का निवासी है, तो ये थानेश्वर का, हर्षवर्धन के समय का साहित्यकार है बाणभट्ट। ये प्रश्न यहाँ पर नहीं देना था गुप्त वंश में, पर चलिए कोई बात नहीं, आपको तो प्रश्न का उत्तर पता होना चाहिए, है ना। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया जाता है? देखिए सोने के सिक्के चलाए हैं किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। तांबे के सिक्के चलाए हैं रामगुप्त ने और चांदी के सिक्के चलाए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और सबसे तीनों प्रकार के सिक्के चलाने वाला भी चंद्रगुप्त द्वितीय ही है। तो सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था, चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था, तांबे के सिक्कों को माशक कहा जाता था। यहां से आपको पूछ रहा, रजत मुद्रा यानी चांदी की मुद्रा ये कहलाएगी रूपक। चलिए अगला है, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरण अभिलेख पहले भी चर्चा करी हमने, सागर, मध्य प्रदेश के सागर में से हमें प्राप्त होता है एरण अभिलेख। गुप्त शासक भानुगुप्त का यह अभिलेख है। सती प्रथा की जानकारी देने वाला पहला अभिलेख है। पता लगता है हमें सती प्रथा, भानुगुप्त का एक सेनापति था, उसकी पत्नी सती हो गई थी युद्ध में उसके पति की मृत्यु के बाद, तो एरण अभिलेख से ये जानकारी मिलती है और इसी में हमने पहली बार सती प्रथा को देखा। तो सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य हो जाएगा एरण अभिलेख। साथ ही एरण अभिलेख में हमें समुद्रगुप्त की पत्नी दत्त देवी का भी नाम मिलता है। तो यहां पर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? भानुगुप्त। चलिए, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? हिंदू विधि 1/6 कर लेने की बात करती है और गुप्त वंश पूर्ण रूप से हिंदू विधि पर आधारित था, तो 1/6 भाग ही वह भू राजस्व वसूलता था। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 72 की ओर। कर्म का सिद्धांत है, देखिए 6 दर्शन दिए थे, न्याय, सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, योग, वेदांता। तो उसमें से जो कर्म का सिद्धांत है वो किस दर्शन पर आधारित है यदि आपसे पूछ ले, तो कर्म का सिद्धांत आधारित है आपका मीमांसा दर्शन पर। और मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? तो मीमांसा के प्रतिपादक हैं दोस्तों जैमिनी। मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। न्याय के भी पूछ लेता है आपसे, न्याय के प्रतिपादक कौन है? तो न्याय के हैं आपके गौतम। साथ ही एक सांख्य के प्रतिपादक आप याद रखिएगा, सांख्य के प्रतिपादक हैं कपिल, और वैशेषिक के भी याद रख लीजिएगा कणाद। चलिए आगे चलते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, एक योग छूट गया था, योग के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं आपके जैमिनी। चलिए, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? सांख्य दर्शन हमने नोट कर लिया, सांख्य दर्शन किसका है? कपिल मुनि का। गौतम का कौन सा है? गौतम का है न्याय। मीमांसा के प्रणेता थे, मीमांसा भी पढ़ लिया, दर्शन हमने सारे पढ़ लिए। मीमांसा के प्रणेता कौन है? जैमिनी। निम्नलिखित में से किसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया? देखिए हूणों का आक्रमण हुआ है गुप्त काल में, स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया है, लेकिन स्कंदगुप्त के बाद बुधगुप्त राजा बना, बुधगुप्त के बाद नरसिंह बलादित्य राजा बना। नरसिंह बलादित्य के समय में भी हूण शासकों का आक्रमण हुआ। कौन? मिहिर कुल आया था। इस मिहिर कुल को ध्यान रखना मूर्ति भंजक कहकर भी पुकारा जाता है। इसने भारत में मूर्तियां तोड़ी थी, मूर्ति भंजक कहकर भी इसे पुकारा जाता है। और इस मिहिर कुल को नरसिंह बलादित्य ने बंदी बना लिया है, पर नरसिंह बलादित्य की माता है चंद्र देवी, उन्होंने कहा है कि प्लीज इसे आप छोड़ दो बेटा। क्यों? क्योंकि वो बौद्ध धर्म से प्रभावित थी, हिंसा करना नहीं चाहती थी, तो उन्होंने मिहिर कुल को छुड़वा दिया। यही गुप्त वंश के पतन का कारण है। यहाँ के बाद के राजा बौद्ध धर्म अपना रहे हैं और बौद्ध धर्म शांति का धर्म है जो राजवंशों का नाश ही करवाता है। पहले मौर्य वंश का नाश करवाया और उसके बाद गुप्त वंश का। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा दोस्तों नरसिंह बलादित्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। देखिए गुप्त काल में संस्कृत भाषा चलती है, लेकिन संस्कृत पर उस समय में उच्च वर्ण का अधिकार था। शूद्रों को और स्त्रियों को संस्कृत बोलने का अधिकार नहीं था। देखिए उस समय ना बहुत कठोर दंड प्रावधान चलते थे, बहुत पुराने जमाने में भेदभाव बहुत ज्यादा था। अगर कोई शूद्र संस्कृत बोल लेना तो उसके मुंह में सोना पिघला करके डाल देते थे।
मार दिया जाता था उसे। तो इतना खतरनाक था, उनको प्राकृत भाषा बोलने का अधिकार था, संस्कृत नहीं। इतना सोचिए कितना भेदभाव, कितना अत्याचार होता था। चलिए अगला है, निम्न, मैं स्वयं ब्राह्मण हूं पर इस बात का समर्थन नहीं करता, और कोई भी ब्राह्मण आज के जमाने का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कोई इसका समर्थन इन चीजों का नहीं करना चाहिए। भेदभाव, जाति प्रथा, इन सब का अंत होना आवश्यक है। चलिए आप अच्छे विद्यार्थी हैं, आप अपने से शुरुआत कीजिए और जाति प्रथा का नाश कीजिए। निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य हैं? किस दर्शन का मत है? मीमांसा का। मीमांसा के प्रणेता कौन है? जैमिनी। चलिए अगला है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? चीनी लेखक है फायान है, फायान की रचना है फोक्यू की, तो ये तो उत्तर नहीं हो सकता ना। हेनसांग की रचना है सीयू की, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता। यन तू कह करके उन्होंने भारत को पुकारा है। चीनी लेखकों ने भारत को क्या कहा है? यन तू। क्यों कहा है ये तो वही बताएंगे। नामों को भी चीनी में कुछ और कह सकते हैं क्या? भारत ही कहना चाहिए, पर ठीक है, यन तू कहा है। पृथ्विया प्रथम वीर की उपाधि थी। पृथ्विया प्रथम वीर, पृथ्वी वीर का पहला वीर कह करके किसे पुकारा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। चलिए अगला देखते हैं, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहलाता है? तो प्राचीन भारत में स्वर्ण युग देखा जाए तो गुप्तकालीन को। क्यों कहते हैं? वैदिक धर्म के पुनरुत्थान के कारण। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? देखिए सिंचाई कर, ये प्रश्न कई बार पूछा है, और जो है आपके जो वीडियो एग्जाम है उसके जो समकक्षी एग्जाम्स हैं, मतलब मैं पीसीएस वगैरह की बात नहीं कर रहा, जो भी समकक्षी एग्जाम्स हैं, जो वनडे एग्जाम्स हैं, उनमें भी ये प्रश्न पूछा गया। यहां तक कि एसएससी में भी ये प्रश्न पूछा गया है। एसएससी के तो तीनों प्रारूप में पूछ लिया है, एसएससी में भी पूछ लिया है, एसएससी जीडी में भी पूछ लिया है, एमटीएस में भी पूछ लिया है। तो ध्यान रखिएगा, तो ये प्रश्न आप याद रखिएगा। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदत भागम कहते हैं, और कहीं कहीं किसी पुस्तक में आपको यह नाम विदक भागम भी मिलता है। तो सिंचाई कर को क्या कहते हैं? विदक भागम। चलिए अगला है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है। देखिए सबसे प्राचीन विहार तक्षशिला का है, पर तक्षशिला वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है। तो भारत में स्थित सबसे प्राचीन विहारों में से कौन हो जाएगा? नालंदा। नालंदा जिसकी स्थापना गुप्त काल में हुई, किसने करी है? तो कुमार गुप्त ने करी है। कुमार गुप्त की उपाधि क्या है? महेंद्रादित्य शक्रादित्य। निम्न में से किस गुप्त शासक के शासनकाल में गुजरात में स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किया गया? देखिए सुदर्शन झील आप कई बार पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस झील का निर्माण हुआ, अशोक ने इसका पुनरुत्थान करवाया, बाद में गुप्त काल में स्कंदगुप्त के समय में भी इसका पुनरुत्थान हुआ। स्कंदगुप्त के समय में गिरनार का गवर्नर है चक्रपालित। गिरनार का गवर्नर चक्रपालित, और इस चक्रपालित के द्वारा इस सुदर्शन झील का पुनरुत्थान करवाया गया। शासक पूछ ले तो कौन हो जाएगा? स्कंदगुप्त। चलिए अगला देखते हैं, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए अंतिम शासक पूछ रहा है तो अंतिम शासक हो जाएगा कुमारगुप्त तृतीय। अगर कुमारगुप्त तृतीय ऑप्शन में न मिले तो विष्णुगुप्त ऑप्शन में मिलेगा। ये कर दीजिएगा, दोनों ऑप्शन में मिलने के चांसेस नहीं है, पर यदि दोनों मिले तो ऐसी स्थिति में आप विष्णुगुप्त ही कीजिएगा। पर यदि विष्णुगुप्त ऑप्शन में ना हो तो कुमारगुप्त तृतीय ऑप्शन में अवश्य होगा। चलिए आगे देखते हैं, गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? ये तो यूपी जीके में भी हम कई बार पढ़ चुके हैं, ललितपुर में स्थित है। निम्न में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर ईंटों से निर्मित है? देखिए गुप्त काल में कई मंदिर बने हैं, लेकिन ईंटों से निर्मित मंदिर हैं तो आप दो नाम याद रखिएगा, एक तो कानपुर का भीतरी गांव का मंदिर और दूसरा सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। और ये सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर कहां पर स्थित है? ये स्थित है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि उपर्युक्त दोनों। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, एरड़ का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ में स्थित है दोस्तों।
कहां पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश में ये स्थित नहीं है। जबकि पिपरिया का विष्णु मंदिर कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश में। ये मंदिर जरूर याद रखिएगा, सीधे सीधे पूछेगा। तिगवा का विष्णु मंदिर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। एरण का विष्णु मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इस तरीके से प्रश्न डायरेक्ट आते हैं, जैसे ये आया। गुप्तकालीन नाचना कुठार का पार्वती मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, पार्वती मंदिर भी आपका मध्य प्रदेश में ही स्थित है। अगला है गुप्तकालीन मंदिर भूमरा का शिव मंदिर निम्न में से किस प्रदेश में स्थित है? तो भूमरा का शिव मंदिर भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। अजंता में कुल कितनी गुफाएं? अजंता महाराष्ट्र राज्य में स्थित अजंता की गुफाएं गुप्तकालीन है, गुप्त वकाटक युग की हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जातक कथाओं का निरूपण किया गया है। कुल कितनी गुफाएं हैं यदि पूछ ले तो कुल 29 गुफाएं हैं दोस्तों, जिसमें से 24 हैं विहार और 5 हैं चैत्य। कुल कितनी हो जाएंगी? कुल हो जाएंगी 29। हालांकि अब इसमें से पहली गुफा, दूसरी गुफा, 9वीं, 10वीं, 16वीं और 17वीं केवल इनके ही चित्र सुरक्षित हैं, और उसमें भी सर्वाधिक चित्र किसके सुरक्षित हैं पूछ ले तो 17वीं गुफा के सुरक्षित हैं। चलिए आगे देखते हैं। सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित अजंता की गुफाएं निम्न में से किस नदी के किनारे पर स्थित है? लिखना चाहिए था के किनारे पर स्थित है। तो अगर अजंता की गुफाएं पूछ लेना दोस्तों कि किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो राज्य तो हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में नदी हो जाएगी बाघोरा। ध्यान रखिएगा, बाघिनी नदी और बाघोरा नदी में कंफ्यूज मत होइएगा। अजंता की गुफाएं पूछे तो बाघोरा नदी, और यदि बाघ की गुफाएं पूछे, बाघ की गुफाएं, ऐसी स्थिति में उत्तर हो जाएगा बाघिनी नदी। बाघ की गुफाएं बाघिनी नदी के किनारे पर स्थित हैं, जबकि अजंता की गुफाएं बाघोरा नदी के किनारे पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है, मरणासन्न राजकुमारी का चित्र हमें कहां से प्राप्त होता है? तो मरणासन्न राजकुमारी का जो चित्र है ये अजंता की गुफाओं का सर्वाधिक प्रचलित चित्र है, सर्वाधिक प्रचलित। तो अजंता की गुफाओं में जो चित्र प्राप्त होते हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रचलित कौन सा है? मरणासन्न राजकुमारी का चित्र कहां से प्राप्त हुआ? अजंता की गुफाओं से। गुफा संख्या है 16, याद रखिएगा गुफा संख्या कौन सी है? तो गुफा संख्या 16 है, जहां से मरणासन्न राजकुमारी का चित्र हमें प्राप्त होता है। चलिए, अजंता की गुफाओं में स्थित किस गुफा को चित्रशाला भी कहते हैं? तो मैंने आपको पहले ही बताया 1, 2, 9, 10, 16 और 17 नाम की ये जो गुफाएं हैं ये सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं, मतलब सुरक्षित हैं। इसमें से भी 17वीं जो गुफा है वो सर्वाधिक सुरक्षित है, उसी को चित्रशाला भी कहते हैं। 16वीं गुफा में हमें प्राप्त होता है मरणासन्न राजकुमारी का चित्र, जो सबसे ज्यादा फेमस है। पर 17वीं गुफा जैसे चित्रशाला कहते हैं, उसका अगर सबसे फेमस चित्र आपसे पूछ ले तो माता व शिशु का चित्र, माता व शिशु का चित्र। चलिए आगे देखते हैं। गुप्तकालीन बाघ की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? देखिए, अजंता की गुफाएं जो बाघोरा नदी के किनारे पर स्थित है महाराष्ट्र में स्थित हैं, जबकि बाघ की गुफाएं जो बाघिनी नदी के किनारे पर स्थित हैं वो स्थित हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के धार के पास पड़ती हैं ये। अगला है, निम्न में से किस गुप्तकालीन विद्वान ने न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना की थी? तो अभी इसी वीडियो लेक्चर में हमने चर्चा करी थी कि ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से बहुत पहले न्यूटन के ये लॉज दे दिए थे। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर किस राज्य से प्राप्त हुआ है? तो गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर हमें बयाना से प्राप्त हुआ है। और बयाना कहां पड़ता है? बयाना पड़ता है दोस्तों राजस्थान राज्य में। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस देश के शासक ने समुद्रगुप्त से एक बौद्ध मठ बनवाने की अनुमति मांगी थी? कहां पर? गया में, बोध गया में एक बौद्ध मठ बनवाना चाहता था। किस देश का शासक? तो श्रीलंका का शासक मेघवर्ण ने समुद्रगुप्त से एक अर्जी की थी कि मुझे प्लीज गया में एक बौद्ध मठ बनवाने की अनुमति दे दो, और समुद्रगुप्त ने वो अनुमति दी भी थी। निम्न में से किसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से जाना जाता है? देखिए, चौथी बौद्ध संगीति जो कुंडल वन में हुई थी, कश्मीर में हुई थी, कुषाण शासक कनिष्क के समय में हुई थी। उस समय में बुद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था।
किसमें, हीनयान और महायान में। और उसके बाद गुप्त वंश का शासन आया जब जहां पर कुमार गुप्त के समय में नालंदा विश्वविद्यालय बना। ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है, इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए इस वीडियो लेक्चर का अंतिम प्रश्न 100वां प्रश्न देखते हैं। वृषभ शैली के सिक्के निम्न में से किस गुप्तकालीन शासकों द्वारा जारी किए गए थे? कुमार गुप्त के द्वारा, स्कंद गुप्त के द्वारा, श्री गुप्त के द्वारा या समुद्र गुप्त के द्वारा? देखिए सिक्कों पर यदि मैं चर्चा कर लूं, एक अंतिम प्रश्न है तो थोड़ा सी चर्चा कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे राजा रानी प्रकार के सिक्के किसने चलाए, तो उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में किसने चलाए हैं, तो समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के चलाए हैं। अश्वमेघ प्रकार का सिक्का चलाया है, परशु प्रकार का सिक्का चलाया है, वीणा प्रकार का सिक्का चलाया है, धनुर्धर प्रकार का सिक्का चलाया है, व्याघ्र हनन प्रकार का सिक्का चलाया है और गरुण प्रकार का सिक्का भी चलाया है। इसके बाद कुमार गुप्त ने मयूर प्रकार का सिक्का चलाया था। हालांकि उससे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बना जिसने चांदी के सिक्के चलाए और तीनों प्रकार के सिक्के चलाए, क्योंकि तांबे का सिक्का किसने चलाया था, रामगुप्त ने। तो मयूर प्रकार का सिक्का कुमारगुप्त ने चलाया। और इसके बाद वृषभ शैली का जो सिक्का था वह किसने चलाया, तो वृषभ शैली का सिक्का चलाया था दोस्तों स्कंद गुप्त ने। तो उपाधियों से, सिक्कों से, ये जो बिखरे हुए प्रश्न है इन्हें आप एक जगह नोट जरूर कीजिएगा। वैसे मैंने गुप्त काल में ये जो 100 प्रश्न पढ़ाए हैं, इन 100 प्रश्नों से गुप्त काल का कोई भी प्रश्न बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। आप जो प्रश्न आपको नहीं आते आप उन्हें नोट कीजिए, बार बार पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए और अथर्व एजुकेटर को सब्सक्राइब कीजिए। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। चलिए फिर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।